कोरोना के कारण हाल ही में मैंने अपने पिता को खो दिया। जैसे सिर के ऊपर से छत उड़ गई। एक दिन सारे पिताओं को मरना होता है, लेकिन हम इस बात के लिए न तो राजी होते हैं, न ही तैयार। पिता के बारे में मैं खुद कभी कुछ नहीं लिख पाया। जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उन पर शायद कुछ लिखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। पिता के बारे में दूसरों की लिखाई बहुत पहले से पढ़ता रहा हूँ। जैसे अभी जो हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, वो तुर्की भाषा के लेखक ऑरहन पामुक का लिखा हुआ है। पामुक हमारे समय के महान उपन्यासकार हैं। उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बातें उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिखी थी। इसका अनुवाद मैंने बरसों पहले किया था, लेकिन शायद तब मैं इन लाइनों से उस तरह कनेक्ट नहीं हुआ था जैसा आज फिर से पढ़ने पे हो रहा हूँ। पढ़ के लगता है पमुक ने अपने नहीं बल्कि मेरे पिता के बारे में ये सारी बातें कही हैं। मेरे पिता बिल्कुल ऐसे ही थे। वो मुझसे दूर चले गए हैं, लेकिन मेरे भीतर अब वो और अधिक वास करते हैं। मेरे चेहरे में, मेरी आंखों में, मेरी आवाज़ में, मेरे शब्दों में, हर जगह मैं अपने पिता का होना शिद्दत से महसूस करता हूँ। और पमुक के इन शब्दों को उनके प्रति एक श्रद्धांजलि की तरह पढ़ता हूँ। उस रात मैं देर से घर पहुंचा था। पता चला पिताजी की मृत्यु हो गई है। करीब 2 बजे रात मैं उनके कमरे में गया ताकि उन्हें आखिरी बार देख सकूं। सुबह से फ़ोन आ रहे थे, लोग आ रहे थे। मैं अंत्येष्टि की तैयारियों में लगा हुआ था, लोगों की बातें सुनते हुए, पिताजी के कुछ पुराने हिसाब चुकता करते हुए, मृत्यु के कागजात पर हस्ताक्षर करते हुए। बार बार मेरे भीतर यही ख्याल आ रहा था, मौत चाहे किसी की भी हो, रीति रिवाज और रस्में मरने वाले इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक दिन मैं किसी को बता रहा था, मेरे पिताजी ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी ज़ोर से बोला तक नहीं, मुझे कभी नहीं मारा। उस समय मुझे उनकी दयालुता के कितने किस्से याद आए। जब मैं छोटा था, जो भी चित्र बनाता, मेरे पिताजी प्रशंसा के भाव में डूबकर उन्हें देखते थे। जब मैं उनकी राय पूछता, तब वे मेरे लिखे हर वाक्य को इस तरह पढ़ते जैसे मैंने कोई मास्टरपीस लिख दिया हो। मेरे बेस्वाद और नीरस चुटकुलों पे वे ठहाके लगा के हंसते थे। ऐसा करके उन्होंने मेरे भीतर एक विश्वास भर दिया था। अगर बचपन में उन्होंने मेरे भीतर ये विश्वास न भरा होता, तो शायद मैं कभी लेखक नहीं बन पाता। हम 2 भाई थे। हम दोनों को ही उन्होंने ये यकीन दिला दिया था कि हम होनहार हैं और दुनिया के तमाम दूसरे लड़कों से अलग हैं। वो खुद के बारे में भी यही सोचते थे, मैं सबसे अलग हूँ, तुम दोनों मेरे बेटे हो, इसलिए तुम भी सबसे अलग, सबसे निराले और सबसे अनूठे हो मेरे बच्चों। मेरे पिताजी ने कई किताबें पढ़ी थीं। वो कवि बनना चाहते थे। उन्होंने पॉल वेलरी की कविताओं का अनुवाद भी किया था। जवानी में उन्होंने कई किताबें जुटाई थीं। थोड़ा सा बड़े होने के बाद जब मैंने उनकी लाइब्रेरी से किताबें पढ़नी शुरू की, तो वह अपार खुशी से भर गए थे। किताब पढ़ने की उनकी स्टाइल थोड़ी सी अलग थी। वो मेरी तरह उत्तेजना से भर के नहीं पढ़ते थे, बल्कि दिमाग में चल रही खलबली को हटाने के लिए पढ़ते थे, शांत होने के लिए पढ़ते थे, आनंद पाने के लिए पढ़ते थे और ज़्यादातर किताबों को बीच में ही छोड़ देते थे। दूसरे पिता अपने बच्चों से सेनापतियों की तरह बात करते थे, लेकिन मेरे पिता अपनी यादों में खोते हुए बहुत मोहब्बत के साथ हमें अपने किस्से सुनाते थे कि कैसे उन्होंने पेरिस की गलियों में सार्त्र और कामू को चलते हुए देखा है। जिस दिन मेरा पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ, उस दिन उन्होंने मुझे एक सूटकेस दिया।
उसमें उनकी डायरी, कविता, नोट्स और तमाम साहित्यिक लेखन था। उनकी अपनी खुद की लिखाइयाँ। उन्हें पढ़ के मैं बहुत असहज हो गया। उन कागज़ों में उनकी आत्मा के भीतर की दुनिया के चित्र थे। उनके भीतर इतनी बेचैनियाँ थीं। यह देखकर, यह जानकर मैं हैरान रह गया था। हम अपने पिता को एक आम इंसान की तरह कभी नहीं देख पाते। हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारे आदर्श के रूप में बने रहें, एक ख़ास उपस्थिति की तरह बने रहें, जैसा कि हम उन्हें अपने भीतर बनाते आए हैं। कॉलेज के दिनों में जब मैं अवसाद में था, डिप्रेस्ड रहता था, मैं सिर्फ उनकी प्रतीक्षा करता था कि वे आएं, डिनर टेबल पे हमारे साथ बैठें और ऐसी बातें बोलें कि सुन के मेरा दिल खिल उठे। जब मैं छोटा था तो मेरा पसंदीदा शौक था कि उन्हें देखते ही मैं उनकी गोद में चढ़ जाऊं, उनकी खुशबू महसूस करूं और उन्हें स्पर्श करूं। मैं चाहता था कि मेरे पिता मुझसे कभी दूर न जाएं, फिर भी एक दिन वो दूर चले गए। जब वो सोफा पे बैठकर किताबें पढ़ते थे, कभी कभी उनकी आंखें पन्ने से हट के कहीं दूर देखने लग जाती। बैठे बैठे वो अपने आप में खो जाते थे। तब मुझे लगता, मेरे पिता के भीतर कोई और शख्स भी रहता है जिस तक मेरी पहुंच नहीं है। वो छिपा हुआ शख्स जाने किस जिंदगी के सपने देखा करता है। यह सब सोच के मुझे बहुत बुरा भी लगता था। कभी कभी वो कहते, मैं उस गोली की तरह महसूस करता हूं जिसे बिना किसी कारण दाग दिया गया है। बरसों बीत गए। एक दिन मेरे भीतर से ये सारा गुस्सा निकल गया। बचपन की बातें मुझे रह रह के याद आने लगी। याद आया कि मेरे पिताजी ने कभी मुझे डांटा तक नहीं, मार पिटाई तो बहुत दूर की बात है। जितना मैं अपने बचपन को याद करता, मुझे उतना अधिक एहसास होता कि मैं और मेरे पिता दोनों एक जैसे थे। जब मैंने अपने पिता को इस तरह देखना शुरू किया तो मैंने पाया कि हम दोनों के बीच गहरी समानताएं हैं। जब मैं किसी मूर्ख पर गुर्राने लगता हूँ या वेटर से शिकायत करता हूँ या अपने ऊपरी होठों को हौले से काटता हूँ या किसी किताब को आधा ही पढ़ के छोड़ देता हूँ या अपनी बेटी को चूमता हूँ या जेब से पैसे निकालता हूँ या किसी अजनबी के स्वागत में हल्की फुल्की बातें करता हूँ, तब तब मुझे लगता है मैं अपने पिता की नकल कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे हाथ, पैर, कलाई या मेरी पीठ पर बना तिल उनके जैसा है, बल्कि ये ख्याल ही कई बार मुझे डरा देता है कि मैं तो बचपन से ही अपने पिता जैसा बन जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। इंसान की मौत उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन उसके पिता नहीं रहते।